नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ 2.0 पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद, खागम। आइए सुनते हैं आज की कहानी। हम पेट्रोमैक्स लैंप की रोशनी में रात का भोजन कर रहे थे। डिनर में अभी अभी करी वाले अंडे, चपाती और चावल परोसे गए थे। तभी गेस्ट हाउस के रसोइये और केयरटेकर लक्ष्मण ने कहा, क्या आप इमली बाबा के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं? मैंने उसे बताया चूंकि हम इमली बाबा के नाम से परिचित नहीं थे, इसलिए उनके दर्शन करने का सवाल ही नहीं उठता। लक्ष्मण ने कहा कि यदि हम वन विभाग की जीप के ड्राइवर से कहें तो वो हमें बाबा के पास ले जाएगा। बाबा की कुटिया जंगल में थी और कुटिया के आसपास का दृश्य भी बहुत मनोरम था। एक साधु के रूप में उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। पूरे भारत से बहुत से लोग उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। जिस बात ने वास्तव में मेरी जिज्ञासा जगाई वो ये थी कि बाबा एक किंग कोबरा को पालतू जानवर के रूप में रखते थे, जो उनकी कुटिया के पास एक बिल में रहता था और हर शाम बकरी का दूध पीने उनके पास आता था। लक्ष्मण की बात सुनकर धुरजटी बाबू बोले कि देश में तो नकली साधु बाबाओं की बाढ़सी आ गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में जितना अधिक वैज्ञानिक ज्ञान फैल रहा है, हमारे देश के लोग उतना ही अधिक अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक निराशाजनक स्थिति है। इसके बारे में सोचने भर से मेरा मन खराब हो जाता है। धुरजटी बाबू छोटे, पीले रंग के दिखने वाले व्यक्ति थे, जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी। उनके नाक नक्श तेज और आंखें भूरी थीं। हम भरतपुर के गेस्ट हाउस में मिले थे। मैं आगरा जा रहा था, जहां से मुझे अपने बड़े भाई के पास जयपुर जाना था। उनके साथ मैंने 15 दिनों की छुट्टी बिताने का प्लान बनाया था। टूरिस्ट बैंगलो और सर्किट हाउस दोनों फुल होने के कारण मुझे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा था। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं था। जंगल के बीच शांत वातावरण में रहना आराम के साथ एक विशेष प्रकार का रोमांच भी प्रदान करता है। धुरजटी बाबू मुझसे एक दिन पहले यहाँ पहुँचे थे। हमने साथ साथ वन विभाग की जीप में आसपास के दर्शनीय स्थलों की यात्रा की थी। पिछले दिन हम यहाँ से 22 मील दूर डींग का किला और महल देखने गए थे। उस सुबह हमने भरतपुर में किला देखा और दोपहर में हमने केवलादेव में पक्षी अभयारण्य देखा, जो बहुत ही खास था। यह दलदली भूमि का 7 मील का क्षेत्र था, जहाँ छोटे छोटे द्वीप थे, जहाँ दुनिया के दूर दराज के कोनों से अजीबोगरीब पक्षी आते थे और अपना घर बनाते थे। मैं पक्षियों को देखने में तल्लीन था, लेकिन धुरजटी बाबू बड़बड़ा रहे थे और हमारे चारों ओर भिनभिना रहे छोटे कीड़ों को दूर करने के व्यर्थ प्रयास कर रहे थे। हालांकि वे कीड़े इतने छोटे थे कि ज्यादातर लोग उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन धुरजटी बाबू नहीं। 8:30 बजे तक हमने रात का खाना खत्म कर लिया था और फिर बरामदे में बैठ की कुर्सियों पर बैठकर चांदनी में जंगल की सुंदरता को निहार रहे थे। मैंने कहा, चौकीदार ने जिस साधु का उल्लेख किया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें जाकर उन्हें देखना चाहिए? धुरजटी बाबू ने अपनी सिगरेट को नीलगिरी के पेड़ की ओर झटकते हुए कहा, किंग कोबरा को कभी भी पालतू नहीं बनाया जा सकता। मैं सांपों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने अपना बचपन जलपाईगुड़ी में बिताया है और अपने हाथों से कई सांपों को मारा भी है। किंग कोबरा सबसे घातक और सबसे क्रूर सांप है। साधु द्वारा उसे बकरी का दूध पिलाने की कहानी बहुत ही अविश्वसनीय है। मैंने कहा, हम कल सुबह बयाना में किला देखने जा रहे हैं। दोपहर में हमारे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप तैयार हो तो हम बाबा के आश्रम जा सकते हैं। धुरजटी बाबू बोले, मुझे लगता है कि आपको साधु महात्माओं पर बहुत विश्वास है। मैं देख सकता था कि उनका सवाल व्यंग्यपूर्ण था, फिर भी मैंने शांति से उत्तर दिया, विश्वास का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा कभी भी साधु महात्माओं से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस साधु से मिलने के लिए मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। धुरजटी बाबू बोले, पहले मैं भी सिद्ध पुरुषों का विश्वास करता था,
लेकिन अपने साथ हुए एक अनुभव के बाद विश्वास करना बंद कर दिया। पता चला कि धुर्जटी बाबू को उच्च रक्तचाप की समस्या थी। उनके एक चाचा ने उन्हें एक सिद्ध पुरुष द्वारा बताई गई दवा को आजमाने के लिए कहा था। धुर्जटी बाबू ने ऐसा किया भी था, लेकिन दवा से उन्हें पेट में तेज दर्द हो गया था और इससे उनका रक्तचाप और भी बढ़ गया था। तब से उन्होंने सिद्ध पुरुषों पर विश्वास करना बंद कर दिया था। मुझे ये कहानी थोड़ी मनोरंजक लगी और उन्हें उकसाने के लिए मैंने कहा, आपने कहा कि किंग कोबरा को पालतू बनाना संभव नहीं है। मुझे यकीन है कि हमारे जैसे साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सिद्ध व्यक्ति ऐसा जरूर कर सकते हैं। मैंने हिमालय के बहुत सारे ऐसे साधुओं के बारे में सुना है जो बाघों के साथ गुफाओं में रहते हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने इसे अपनी आंखों से देखा है? मुझे स्वीकार करना पड़ा कि मैंने नहीं देखा था। धुर्जटी बाबू ने कहा, आप कभी नहीं देखेंगे। ये काल्पनिक कहानियों का देश है। आप बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुनेंगे, लेकिन कभी भी खुद नहीं देखेंगे। अगले दिन हमने बयाना में किला देखने के बाद विश्राम गृह में दोपहर का भोजन किया और 2 घंटे के लिए आराम किया। इसके बाद धुर्जटी बाबू के आश्रम ना जाने की इच्छा के बावजूद 4 बजे हम इमली बाबा के आश्रम में पहुंचे। धुर्जटी बाबू ने भी फिर ज्यादा विरोध नहीं किया। शायद वो भी मन ही मन बाबा के बारे में जानने के लिए थोड़े उत्सुक थे। आश्रम जंगल के बीच में एक विशाल इमली के पेड़ के नीचे था। शायद यही कारण था कि स्थानीय लोग उन्हें इमली बाबा कहते थे। उनका असली नाम किसी को भी मालूम नहीं था। खजूर के पत्तों से बनी एक कुटिया में बाबा एक भालू की खाल पर अपने एक युवा शिष्य के साथ बैठे थे। बाबा की उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल था। सूर्यास्त होने में अभी भी 1 घंटा या उससे कुछ अधिक समय बाकी था, लेकिन पेड़ों की पत्तियों के घने आवरण की वजह से इस जगह पर काफी अंधेरा सा था। बाबा के सामने आग जल रही थी। उनके हाथ में एक चिलम थी। हम आग की रोशनी में कुटिया की दीवार से बंधी एक कपड़े की रस्सी देख सकते थे, जिस पर एक तौलिया, एक लंगोटी और लगभग 1 दर्जन सांप की केंचुली लटकी हुई थी। धुर्जटी बाबू मेरे कान में फुसफुसाए, चलो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, तुम उनसे सांप के भोजन के समय के बारे में पूछो। बाबा ने हमारी बात समझकर अपनी चिलम के पीछे से मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम बालकिशन को देखना चाहते हो? जीप के ड्राइवर दीनदयाल ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि सांप का नाम बालकिशन है। हमने बाबा को बताया कि हमने आपके पालतू सांप के बारे में सुना है और हम उसे दूध पीते हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और पूछा क्या हमारी इच्छा पूरी होने की कोई संभावना है? इमली बाबा ने दुख से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि बालकिशन आमतौर पर हर दिन शाम को उनके बुलाने पर आता है, और 2 दिन पहले भी वो यहाँ आया था, लेकिन कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, आज पूर्णिमा है, इसलिए आज वो नहीं आएगा, लेकिन वो निश्चित रूप से कल शाम को फिर आएगा। आप लोग कल आइएगा, कल आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। सांप भी अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं, ये मेरे लिए नई जानकारी थी, और फिर मैंने सोचा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार ये एक पालतू सांप था। बाबा के शिष्य ने हमें एक और जानकारी दी। सांप के बीमार होने पर लाल चींटियां उसके बिल में घुस गई थीं और उसे परेशान कर रही थीं। बाबा ने उन सभी चींटियों को एक शाप से मार डाला था। धुर्जटी बाबू ने ये सुनकर मेरी ओर एक तिरछी नजर डाली। मैंने अपनी आंखें बाबा की ओर उठाईं। केसरिया वस्त्र, लंबे उलझे हुए बाल, लोहे के झुमके, रुद्राक्ष की माला और तांबे के ताबीज। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें अन्य बाबाओं से अलग करता हो, लेकिन फिर भी शाम के धुंधले प्रकाश में मैं उस आदमी से अपनी आंखें नहीं हटा सका। हमें खड़े देखकर शिष्य ने बेंत की चटाई की एक जोड़ी निकाली और उन्हें बाबा के सामने फर्श पर बिछा दिया। लेकिन जब पालतू सांप को देखने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो बैठने का कोई फायदा नहीं था। देरी का मतलब होगा अंधेरे में जंगल से गाड़ी चलाना, और हम जानते थे कि आसपास जंगली जानवर है। हमने आते समय हिरणों के झुंड देखे थे, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। हमने बाबा को प्रणाम किया, जिन्होंने अपनी चिलम को अपने मुंह से हटाए बिना सिर हिलाकर जवाब दिया।
फिर हम सड़क पर लगभग 200 गज दूर खड़ी जीप की ओर चल पड़े। थोड़ी देर पहले ये जगह पक्षियों की आवाज़ों से गुलजार थी, लेकिन अब सब शांत था। हम कुछ कदम ही चले थे कि धुरजटी बाबू ने अचानक कहा, अगर हम सांप नहीं देख सकते तो कम से कम उस बिल को देख सकते हैं जहां सांप रहता है। हमारे ड्राइवर दीनदयाल ने कहा कि उसने बिल देखा है। धुरजटी बाबू ने कहा, इसके लिए हमें बाबा से पूछने की जरूरत भी नहीं है। दीनदयाल ने हमें रास्ता दिखाया और सांप के बिल की तरफ ले चला। कुटिया की ओर जाने के बजाय हम बादाम के पेड़ के पास से एक संकरे रास्ते पर चले गए और एक झाड़ी के पास पहुंच गए। झाड़ी के चारों ओर पत्थर के मलबे से पता चलता था कि अतीत में यहाँ किसी प्रकार की इमारत रही होगी। दीनदयाल ने कहा कि बिल झाड़ी के ठीक पीछे है। कम रोशनी में ये बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था, इसलिए धुरजटी बाबू ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और जला ली। जैसे ही उसकी रोशनी झाड़ी पर पड़ी, हमें बिल दिखाई दिया। लेकिन क्या सांप अपने बिल से बाहर आने वाला था? शायद नहीं। सच कहूं तो जब मैं उसे बाबा द्वारा दूध पिलाए जाते हुए देखने के लिए तैयार था, तो मेरी अब उसे बिल से बाहर आते हुए देखने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन धुरजटी बाबू उत्सुकता से भरे हुए लग रहे थे। जब टॉर्च की बीम का कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने झाड़ी पर मिट्टी के ढेले फेंकने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि अब बात बहुत आगे बढ़ रही है और मैंने कहा, सांप को ऐसे परेशान करना ठीक नहीं है। धुरजटी बाबू ने अब एक बड़ा ढेला उठाया और कहा, मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई सांप है। अगर ये बाहर नहीं निकलता है तो मुझे पता चल जाएगा कि बाबा के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी फैलाई गई है। ऐसी झूठी कहानियों का अंत जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा। ढेला झाड़ी पर धड़ाम से गिरा और कांटेदार गुच्छे का एक हिस्सा नष्ट हो गया। धुरजटी बाबू ने अपनी टॉर्च को बिल पर टिका दिया था। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई, सिवाय एक अकेले झिंगुर के जिसने अभी अभी चहचहाना शुरू किया था। कोई और आवाज नहीं थी। फिर पत्तियों में सरसराहट हुई और टॉर्च की रोशनी में कुछ काला और चमकदार धीरे धीरे बिल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। झाड़ी की पत्तियां हिली और अगले ही पल उनके बीच से एक सांप का सिर निकला। टॉर्च की रोशनी में उसकी चमकती आंखें और उसकी कांटेदार जीभ उसके मुंह से अंदर बाहर होते हुए दिखाई दी। दीनदयाल हमें कुछ समय से जीप पर वापस जाने के लिए कह रहा था। उसने कहा, अब इसे छोड़ दो साहब, आपने सांप देख लिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। सांप की आंखें हम पर टिकी हुई थीं, शायद इसलिए कि उस पर रोशनी पड़ रही थी। मैंने कई सांप देखे हैं, लेकिन इतनी करीब से कभी किंग कोबरा नहीं देखा था। अचानक टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और सांप से दूर हट गई। आगे जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। धुरजटी बाबू ने तेजी से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से सांप पर दे मारा। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी ऐसे ही 2 और पत्थर उस पर फेंके। मेरा मन अचानक एक भयानक पूर्वाभास से घिर गया और मैं चिल्ला पड़ा, आपने ऐसा क्यों किया धुरजटी बाबू? वो आदमी हाँफते हुए विजयी स्वर में चिल्लाया, यह एक दुष्ट रेप्टाइल का अंत है। दीनदयाल झाड़ी की ओर मुंह बाए देख रहा था। मैंने धुरजटी बाबू के हाथ से टॉर्च ली और उसे बिल की तरफ किया। सांप वहां निर्जीव पड़ा हुआ था। आसपास की पत्तियां खून से लथपथ थीं। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इमली बाबा और उनके शिष्य हमारे ठीक पीछे आ पहुंचे थे। धुरजटी बाबू सबसे पहले मुड़े और फिर मैं भी मुड़ा और बाबा को अपने हाथ में एक लाठी लिए हमसे थोड़ी दूर पीछे खड़े पाया। उनकी आंखें धुरजटी बाबू पर टिकी हुई थीं। मेरे लिए उनमें मौजूद भावों का वर्णन करना असंभव है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी की आंखों में आश्चर्य, क्रोध और घृणा का ऐसा मिश्रण कभी नहीं देखा था। फिर बाबा ने अपना दाहिना हाथ धुरजटी बाबू की ओर उठाया। उनकी तर्जनी उंगली धुरजटी बाबू की ओर तनी हुई थी। मैंने पहली बार देखा कि बाबा के नाखून 1 इंच से अधिक लंबे थे। उन्होंने मुझे किसकी याद दिलाई? हाँ, रवि वर्मा की एक पेंटिंग की, जिसे मैंने बचपन में अपने चाचा के घर में देखा था। ये ऋषि दुर्वासा थे जो अभागी शकुंतला को शाप दे रहे थे। उन्होंने भी अपनी बाँह को उसी तरह उठाया था और उनकी आंखों में भी वही भाव थे।
लेकिन इमली बाबा ने सांप के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में बस इतना कहा, एक बालकिशन चला गया, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा आएगा। बालकिशन अमर है। धुरजटी बाबू ने अपने रुमाल से अपने हाथ पोंछे, मेरी ओर मुड़े और कहा, चलो चले। बाबा के शिष्य ने निर्जीव सांप को जमीन से उठाया और शायद उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए चला गया। सांप की लंबाई देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि किंग कोबरा इतने लंबे हो सकते हैं। इमली बाबा धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ गए। हम तीनों भी जीप की तरफ वापस चल पड़े। रास्ते में धुरजटी बाबू उदास और चुप थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने सांप को क्यों मारा जब वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मुझे लगा कि वो एक बार फिर फट पड़ेंगे और सांपों और बाबाओं के खिलाफ बड़बड़ाएंगे। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका घटना से कोई संबंध नहीं था। क्या आप जानते हैं कि खगम कौन था? खगम नाम कुछ सुना सा लगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसे कहाँ सुना था। धुरजटी बाबू ने 2-3 बार नाम दोहराया, फिर चुप हो गए। जब हम गेस्ट हाउस पहुंचे तो 6:30 बज चुके थे। मेरा मन बार बार इमली बाबा की ओर जा रहा था, जो धुरजटी बाबू को अपनी उंगली से इशारा करते हुए देख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि धुरजटी बाबू ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। हालांकि मुझे लगा कि अब यह कहानी खत्म हो गई है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा ने खुद कहा था कि बालकिशन अमर है। भरतपुर के जंगलों में और भी किंग कोबरा होंगे। मुझे यकीन था कि बाबा के शिष्य जल्द ही किसी और किंग कोबरा को ढूंढ लेंगे। लक्ष्मण ने रात के खाने के लिए चिकन करी, दाल और चपाती बनाई थी। पूरे दिन दर्शनीय स्थलों की यात्रा के कारण सभी बहुत थके हुए थे और बहुत भूख भी लगी थी। मैंने आज यहाँ घर की तुलना में 2 गुना खाया। धुरजटी बाबू हालांकि एक छोटे कदकाठ वाले आदमी थे, लेकिन वे खाने के बहुत शौकीन थे। लेकिन आज उन्हें भूख नहीं लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैंने उनसे पूछा, क्या आपको सांप को मारने का पछतावा है? धुरजटी बाबू पेट्रोमैक्स को घूर रहे थे। उन्होंने जो कहा वो मेरे सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने एक नरम, पतली आवाज में कहा, सांप सीटी बजा रहा था। सांप सीटी बजा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सीटी बजा रहा था या फुफकार रहा था? धुरजटी बाबू पेट्रोमैक्स को घूरते रहे। उन्होंने कहा, हाँ, फुफकार रहा था। सांप बोलते हैं जब सांप फुफकारते हैं। हाँ। धुरजटी बाबू रुक गए और खुद भी कुछ फुफकारने की आवाजें निकालने लगे। फिर वो लय में आ गए। उनका सिर लय में झूल रहा था। धुरजटी बाबू लय के साथ बोलने लगे, सांप बोलते हैं जब सांप फुफकारते हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। ये क्या है? बकरी का दूध? फिर उन्होंने सामने प्लेट में रखी खीर की और इशारा करके पूछा। लक्ष्मण ने बकरी वाला हिस्सा छोड़ दिया और जवाब दिया, हाँ साहब, दूध भी है और अंडा भी। धुरजटी बाबू स्वभाव से सनकी थे, लेकिन आज उनका व्यवहार अत्यधिक अजीब लग रहा था। शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास हो गया था। उन्होंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। रात सामान्य से अधिक ठंडी थी, इसलिए बरामदे में बैठने के बजाय मैं बेडरूम में चला गया और अपना सूटकेस पैक करना शुरू कर दिया। मैं अगली शाम को ट्रेन पकड़ने वाला था। मुझे आधी रात में सवाई माधोपुर में ट्रेन बदलनी थी और ये मुझे सुबह 5 बजे जयपुर पहुंचा देगी। कम से कम यही मेरा प्लान था, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। मुझे अपने बड़े भाई को तार भेजना पड़ा कि मैं एक दिन बाद आऊँगा। ये क्यों ज़रूरी था, ये मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उससे स्पष्ट हो जाएगा। मैंने अभी अभी अपना सूटकेस पैक करना समाप्त किया था, अपनी लालटेन की बत्ती कम की और अपना नाइट सूट पहन लिया। तभी कमरे के दाहिने दरवाजे पर दस्तक हुई। धुरजटी बाबू का कमरा उस दरवाजे के पीछे था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उस आदमी ने एक कर्कश फुसफुसाहट में कहा, क्या आपके पास ओडोमास है या मच्छरों को दूर रखने के लिए कुछ है? मैंने पूछा, कमरे में मच्छर कहाँ से आए? क्या आपकी खिड़कियों पर जाली नहीं है? हाँ है, वे बोले। तो फिर? मैंने पूछा। फिर भी मुझे कुछ काट रहा है। आपको कैसे पता?
मेरी स्किन पर निशान बन गए हैं। दरवाजे के पास अंधेरा था, इसलिए मैं उनका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मैंने कहा, मेरे कमरे में आओ, मुझे देखने दो कि वे किस तरह के निशान हैं। धुरजटी बाबू मेरे कमरे में आ गए। मैंने लालटेन ऊपर उठाई और मुझे निशान तुरंत दिखाई दे गए। वे भूरे रंग के डायमंड के आकार के धब्बे थे। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने कहा, ऐसा लगता है कि आपको कोई अजीब बीमारी हो गई है। शायद ये कोई एलर्जी हो सकती है। हमें कल सुबह सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाना होगा। सोने की कोशिश करो और निशानों के बारे में चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कि वे कीड़ों के कारण हैं। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं? तो चिंता मत करो, वापस बिस्तर पर जाओ, मैंने कहा। वे चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर लेटा और कंबल के नीचे घुस गया। मुझे सोने से पहले बिस्तर पर पढ़ने की आदत है, लेकिन लालटेन की रोशनी में ये संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी। मुझे पता था कि दिन भर की थकान मुझे तकिए पर सिर रखने के 10 मिनट के भीतर ही सुला देगी। लेकिन आज रात ऐसा नहीं होने वाला था। मैं सोने ही वाला था कि एक कार के आने की आवाज़ आई, जिसके तुरंत बाद अंग्रेज़ी आवाज़ें और एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। जाहिर है कि कोई विदेशी पर्यटक आए थे। कुत्ते ने तेज फटकार पर भौंकना बंद कर दिया। जल्द ही झिंगुरों की आवाज़ को छोड़कर फिर से शांति छा गई। नहीं, सिर्फ झिंगुर ही नहीं, मेरा पड़ोसी अभी भी जाग रहा था और अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। और फिर भी दरवाजे के नीचे की दरार से मैंने लालटेन को या तो बुझाते हुए या बाथरूम में ले जाते हुए देखा था। वो आदमी अंधेरे में क्यों घूम रहा था? पहली बार मुझे संदेह हुआ कि धुरजटी बाबू सनकी से कुछ ज्यादा थे। मैं उन्हें सिर्फ 2 दिनों से जानता था। मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। और फिर सच कहूं तो मैंने कुछ घंटे पहले तक उनमें पागलपन जैसे कोई भी लक्षण नहीं देखे थे। बयाना और डीक के किलों का दौरा करते समय उन्होंने जो बातचीत की थी, उससे पता चलता था कि वे इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते थे। इतना ही नहीं, वे कला के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते थे और राजस्थान के महलों में हिंदू और मुस्लिम वास्तुकारों के काम के बारे में जानकारीपूर्ण बातें करते थे। नहीं, वे पागल नहीं हो सकते थे। वे जाहिर तौर पर बीमार थे। हमें कल एक डॉक्टर की तलाश करनी होगी। दाहिने दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने समय देखा। मेरी घड़ी के चमकदार डायल में 11:15 बज रहे थे। इस बार मैं बिस्तर से ही चिल्लाया, क्या बात है धुरजटी बाबू? सा 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 सा। क्या? सा 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 सा। मैं देख सकता था कि उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही है। मैं फिर चिल्लाया, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि क्या मामला है। सा 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 सा। मुझे बिस्तर छोड़ना पड़ा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उस आदमी ने ऐसा बेतुका सवाल पूछा कि मुझे वास्तव में गुस्सा आ गया। क्या ससाम की स्पेलिंग में एक सा होता है? मैंने अपनी नाराज़गी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। आपने रात के इस समय सिर्फ मुझसे ये पूछने के लिए दरवाज़ा खटखटाया? केवल एक सा? उन्होंने फिर दोहराया। हाँ साहब, मैंने कहा। मैं सेक्स से समझ गया, वे बोले। मुझे उस आदमी पर दया आई। मैंने कहा, मैं तुम्हें सोने की गोली देता हूँ, क्या तुम एक लेना चाहोगे? ओ नहीं, मैं पर्याप्त नींद लेता हूँ। मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। क्या आपको अपनी जीभ से परेशानी हो रही है? आप क्यों हकला रहे हैं? मुझे 1 मिनट के लिए अपनी टॉर्च दीजिए। मैं धुरजटी बाबू के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। टॉर्च ड्रेसिंग टेबल पर थी। मैंने उसे उनके चेहरे पर फोकस किया और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कुछ गड़बड़ थी। उनकी जीभ के बीच में एक पतली लाल रेखा दिखाई दे रही थी। क्या आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है? मैंने पूछा। नहीं, कोई दर्द नहीं। मुझे पता नहीं चल रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है। मैंने कहा कि अब आप अपने बिस्तर पर जाइए और सो जाइए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक न दें। मुझे कल ट्रेन में बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं अब अच्छी रात की नींद लेना चाहता हूं।
लेकिन उस आदमी ने बिस्तर पर जाने की कोई कोशिश नहीं की। आज पूर्णिमा की रात थी। उत्तरी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और फर्श पर पड़ रही थी। मैं धुरजटी बाबू की त्वचा को चमकते हुए देख सकता था। जब मैं अपना बिस्तर छोड़ रहा था तो मैंने कंबल लपेट लिया था, लेकिन धुरजटी बाबू के पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था। अगर उन्हें ठंड लग जाती तो मेरे लिए उन्हें अकेला छोड़कर चले जाना मुश्किल होता। आखिरकार हम दोनों घर से दूर थे। अगर एक मुसीबत में था तो दूसरे के लिए उसे मझधार में छोड़कर चले जाना ठीक नहीं होगा। मैंने उनसे फिर से बिस्तर पर जाने के लिए कहा। जब मैंने पाया कि उन्होंने जाने का कोई उपक्रम ना किया तो मैंने उन्हें हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले जाना चाहा, लेकिन जिस क्षण मैंने उनका हाथ छुआ, मैं बिजली के झटके से पीछे हट गया। धुरजटी बाबू का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी जीवित व्यक्ति का शरीर इतना ठंडा हो सकता है। शायद मेरी प्रतिक्रिया से उनके होठों पर मुस्कान आ गई थी। मैंने एक कर्कश आवाज में उनसे पूछा, आपको क्या हो रहा है? धुरजटी बाबू पूरे 1 मिनट तक मुझे देखते रहे। मैंने देखा कि उन्होंने पूरे समय में एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मैंने ये भी देखा कि वे बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रहे थे। फिर उन्होंने अपनी आवाज को फुसफुसाहट में बदल दिया और कहा, बाबा मुझे बुला रहे हैं। बालकिशन, मैं उन्हें बुलाते हुए सुन सकता हूँ। अब उनके घुटने मुड़ गए और वे फर्श पर गिर गए, अपनी छाती पर सपाट होकर। उन्होंने अपनी कोहनियों के बल पीछे को रेंगना शुरू कर दिया जब तक कि वे बिस्तर के नीचे अंधेरे में गायब नहीं हो गए। मैं ठंडे पसीने से तरबतर हो गया था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे लिए खड़े रहना मुश्किल हो गया था। मुझे अब उस आदमी की चिंता नहीं थी। मुझे बस डर और अविश्वास का मिश्रण महसूस हो रहा था। मैं वापस अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर मैं वापस बिस्तर पर लेट गया और खुद को सिर से पैर तक कंबल से ढक लिया। थोड़ी देर में कपकपाहट बंद हो गई और मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। मुझे पता लगाना चाहिए था कि आखिर मामला क्या है। धुरजटी बाबू ने इमली बाबा के पालतू कोबरा को पत्थरों से मारकर मार डाला था। उसके तुरंत बाद इमली बाबा ने अपनी उंगली से धुरजटी बाबू की ओर इशारा किया और कहा था, एक बालकिशन चला गया, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा आएगा। सवाल ये था कि क्या दूसरा बालकिशन एक सांप था या फिर एक आदमी? धुरजटी बाबू की त्वचा पर वे हीरे के आकार के धब्बे क्या थे? उनकी जीभ पर लाल निशान क्या था? क्या इसका मतलब था कि उनकी जीभ कांटेदार होने वाली थी? वे छूने में इतना ठंडे क्यों थे? वे बिस्तर के नीचे क्यों रेंग कर क्यों गए थे? क्या धुरजटी बाबू सांप में बदल रहे थे? क्या सच में? मुझे अचानक अगले ही पल कुछ याद आ गया था। धुरजटी बाबू ने खगम के बारे में पूछा था। नाम परिचित लग रहा था, लेकिन तब याद नहीं आया था। अब मुझे याद आ गया था। ये एक कहानी थी जो मैंने बचपन में महाभारत में पढ़ी थी। खगम एक ऋषि का नाम था। ऋषि के शाप ने उसके दोस्त को सांप में बदल दिया था। खगम, सांप और शाप, ये सब फिट बैठता है। कोई फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, इस बार दरवाजे के नीचे की तरफ। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैं बिस्तर से नहीं हिला। मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला था, कभी नहीं। फिर दस्तक देना बंद हो गया। मैं अपनी सांस रोककर इंतजार करता रहा। अब फुफकारने की आवाज़ आने लगी थी, जैसे कोई सांप दरवाजे के बाहर फुफकार रहा हो। फिर कुछ समय के बाद फुफकारने की आवाज़ धीरे धीरे दरवाजे से दूर होने लगी थी। फिर चुप्पी छा गई। सिवाय अपने दिल की धड़कन के कोई भी और आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 1 बजने में 15 मिनट। नींद गायब हो गई थी। मैं अपनी खिड़की से चांदनी में पेड़ों को देख सकता था। चंद्रमा अब ऊपर था। फिर एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये धुरजटी बाबू के कमरे का दरवाज़ा था, जो बरामदे की ओर जाता था। दरवाज़ा मेरी खिड़की की तरफ ही था। पेड़ों की कतार बरामदे के किनारे से 6 या 7 गज की दूरी पर थी। धुरजटी बाबू अब बरामदे में थे। वो कहाँ जा रहे थे? वो क्या कर रहे थे? मैं अपनी खिड़की पर टकटकी लगाए देखता रहा। फुफकारने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब ये आवाज़ मेरी खिड़की के एकदम बाहर थी।
भगवान का शुक्र है कि खिड़की जाली से ढकी हुई थी। कोई चीज़ दीवार पर चढ़कर खिड़की की ओर आ रही थी। फिर जाली के पीछे एक सिर दिखाई दिया। लालटेन की मंद रोशनी में दो छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं जो मुझे टकटकी लगाए देख रही थीं। वे 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे। फिर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। सिर भौंकने की ओर मुड़ा और फिर दृष्टि से ओझल हो गया। कुत्ता अपनी पूरी आवाज़ में भौंक रहा था। मैंने उसके मालिक को उस पर चिल्लाते हुए सुना। फिर अचानक भौंकना कराहने में बदल गया और फिर बंद हो गया। एक बार फिर चुप्पी छा गई। मैं लगभग 10 मिनट तक सतर्कता के साथ बाहर की आवाज़ें सुनता रहा। फिर मुझे नींद आने लगी और मेरी चेतना लुप्त हो गई। सुबह मैं बाहर से आती जोर जोर से अंग्रेजी में चिल्लाने की आवाज़ों से जागा। मेरी घड़ी में 6 बजने में 10 मिनट हो रहे थे। मैं जल्दी से उठा, कपड़े पहने और बरामदे में आ गया। 2 अंग्रेजी पर्यटकों का एक पालतू कुत्ता रात में मर गया था। कुत्ता अपने मालिकों के साथ बेडरूम में सोया था। उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की जहमत नहीं उठाई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि कोई सांप कमरे में घुस गया था और कुत्ते को काट लिया था। कुत्ते पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय मैं बरामदे के दूसरे छोर पर धुरजटी बाबू के कमरे के दरवाजे पर गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और कमरा खाली था। लक्ष्मण हर सुबह 5 बजे उठकर स्टोव जलाता है और चाय की केतली उबालने के लिए रखता है। मैंने उससे धुरजटी बाबू के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसने धुरजटी बाबू को नहीं देखा है। मेरे दिमाग में तरह तरह के चिंतित विचार दौड़ रहे थे। मुझे धुरजटी बाबू को ढूंढना था। वे पैदल दूर नहीं जा सकते थे, लेकिन आसपास के जंगलों की गहन तलाशी व्यर्थ साबित हुई। जीप 10:30 बजे मुझे स्टेशन ले जाने के लिए आ गई थी। मैं अपने साथी के बारे में पता लगाए बिना भरतपुर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने डाकघर से अपने भाई को एक केबल भेजा, अपनी ट्रेन का टिकट 1 दिन के लिए स्थगित करवा दिया और ये जानने के लिए वापस गेस्ट हाउस आ गया कि धुरजटी बाबू की कोई खबर मिली या नहीं। इस बीच दोनों अंग्रेज़ों ने अपने कुत्ते को दफना दिया था और चले गए थे। मैंने दोपहर का पूरा समय गेस्ट हाउस के आसपास खोजबीन करने में बिताया, लेकिन कोई सफलता हाथ न लगी। दोपहर बाद मैंने जीप को फिर बुलाया। मैंने ड्राइवर को सीधे इमली बाबा के आश्रम चलने के लिए कहा। मेरे मन में एक विचार था जिससे मुझे सफलता की थोड़ी उम्मीद थी। मैं लगभग उसी समय वहां पहुंचा जिस समय हम कल पहुंचे थे। बाबा हाथ में चिलम लिए बैठे थे और उनके सामने आग जल रही थी। आज उनके साथ 2 और शिष्य थे। मेरे अभिवादन के जवाब में बाबा ने संक्षेप में सिर हिलाया। उनकी आंखों में आज उस धधकते क्रोध का कोई संकेत नहीं था जो कल उनमें दिखाई दिया था। मैं सीधे मुद्दे पर आया और पूछा कि क्या बाबा के पास उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है जो कल मेरे साथ आया था। बाबा के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, वास्तव में वो मेरे पास है। आपके दोस्त ने मेरी उम्मीद पूरी कर दी है। वो मेरे बालकेशन को वापस ले आया है। मैंने पहली बार बाबा के दाहिनी ओर पत्थर के बर्तन पर ध्यान दिया। इसमें दूध भरा हुआ था, लेकिन मैं सांप और दूध का कटोरा देखने के लिए इतनी दूर नहीं आया था। मैं धुरजटी बाबू की तलाश में आया था। वे हवा में तो गायब नहीं हो गए थे। इमली बाबा शायद मेरे मन की बात पढ़ सकते थे। उन्होंने चिलम का एक लंबा कश लिया, उसे अपने एक शिष्य को दे दिया और कहा, मुझे डर है कि आपको आपका दोस्त उस रूप में नहीं मिलेगा जिसमें आप उसे जानते थे। आपको वो बालकेशन के घर से 50 कदम दक्षिण में मिलेगा। सावधानी से जाओ। आसपास कांटेदार झाड़ियां हैं। मैं उस बिल के पास गया जहां किंग कोबरा रहता था। मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि पहले वाले की जगह किसी दूसरे सांप ने ले ली है या नहीं। मैं घास कांटेदार झाड़ियों और मलबे से होकर 50 कदम दक्षिण की ओर गया और एक बेल के पेड़ के पास पहुंचा, जिसके पास कुछ ऐसा पड़ा था जैसा मैंने पहले बाबा की कुटिया में एक रस्सी से लटका हुआ देखा था। यह डायमंड पैटर्न वाली एक ताज़ी कैंचुली थी। लेकिन क्या ये वास्तव में सांप की कैंचुली थी? सांप कभी इतना चौड़ा नहीं होता था और सांप के शरीर से हाथ और पैर नहीं निकले होते थे। ये वास्तव में एक आदमी की कैंचुली थी। एक आदमी जो अब आदमी नहीं रहा था। वो अब उस बिल के अंदर कुंडली मारकर लेटा हुआ था। अब वो जहरीले दांतों वाला एक किंग कोबरा बन गया था। मैं उसे फुफकारते हुए सुन सकता था,
सूरज अभी अभी अस्त हुआ था। बाबा अपने सांप को बुला रहे थे, बालकिशन, बालकिशन, बालकिशन। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।